हेलो साथियों, हम आपके रणथंभौर का इतिहास पढ़ रहे थे और कल हमने आपके रणथंभौर के इतिहास के बारे में हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया। कुछ हमने प्रारंभिक बातें हमीरदेव चौहान के बारे में की थी। आज हम फिर से आपके हमीरदेव चौहान के बारे में डिटेल से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान की बात करें तो सबसे पहले हमीरदेव चौहान का शासनकाल आपका 1282 से लेके 1301 ईस्वी। मैंने कल आपकी चर्चा की थी कि जब भी पूछा जाए कि रणथंभौर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन है, तो आपको बेझिझक उत्तर देना है कि रणथंभौर के चौहान वंश में सबसे शक्तिशाली शासक हुए वो है आपके हमीरदेव चौहान। तो सबसे पहले इनकी जानकारी कि रणथंभौर के चौहानों में, रणथंभौर के चौहानों में, रणथंभौर के चौहानों में सबसे शक्तिशाली शासक कहां के चौहानों में आपके, तो रणथंभौर के चौहान। सबसे शक्तिशाली शासक किन्हें माना जाता है, तो आपका सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है किसे, आपके हमीरदेव चौहान को। एक बात और याद रखना कि इतिहास में, इतिहास में, इतिहास में हमीरदेव चौहान को, इतिहास में हमीरदेव चौहान को, इतिहास में हमीरदेव चौहान को हटी राजा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से आपके, तो हटी राजा के नाम से जाना जाता है। हटी राजा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। इतनी बातें याद रह जाएगी कि रणथंभौर के चौहानों में सबसे शक्तिशाली शासक हमीरदेव चौहान को माना जाता है और इतिहास में हटी, आपके इतिहास में हमीरदेव चौहान को हटी राजा के नाम से जाना जाता है। फिर आपके हमीरदेव चौहान के परिचय के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमीरदेव चौहान का, हमीरदेव चौहान के पिता कौन है। तो पिता की जब बात आएगी तो कल भी हमने जिक्र किया था, हमीरदेव चौहान के पिता है आपके जेतर सिंह। कौन है आपके, जेतर सिंह। हमीरदेव चौहान की माता कौन है, तो माता है आपके हीरा दे। माता कौन हो जाएगी आपकी, हीरा दे। माता कौन हो जाएगी, तो माता है आपकी हीरा दे। हमीरदेव चौहान की पत्नी कौन है, तो जब पत्नी की बात आएगी तो पत्नी का हमें याद रखना है रंगदे। कौन है आपकी, रंगदे। और हमीरदेव चौहान की पुत्री कौन है, तो पुत्री के बारे में हमें याद रखना है देवल दे। कौन आपकी, देवल दे। ये चर्चा हम आपकी कल कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि हमीरदेव चौहान के पिता का क्या नाम है, तो जेतर सिंह। माता का क्या नाम है आपके, हीरा दे। पत्नी का क्या नाम है आपका, रंग दे। और पुत्री का क्या नाम है आपके, देवल दे। इसके अलावा हमीरदेव चौहान के बारे में कि हमीरदेव चौहान के घोड़े का क्या नाम था, तो हमें हमीरदेव चौहान के घोड़े के बारे में थोड़ी सी जिक्र करना है कि घोड़ा, तो घोड़ा कौन सा था, तो घोड़ा का नाम है इनका बादल। क्या नाम है आपके घोड़े का, इनका हमीरदेव चौहान का, बादल। इसके अलावा कल मैंने जिक्र किया था कि इतिहास में कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे और 17 युद्धों में से 16 युद्धों में आपकी विजय प्राप्त की थी किसने, हमीरदेव चौहान ने। तो क्या लिखोगे आप, हमीरदेव चौहान ने, हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में, हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध लड़े थे। 17 युद्ध लड़े थे जिसमें, जिसमें जिसमें 16 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। कितने युद्धों में विजय प्राप्त की थी, 16 युद्धों में विजय प्राप्त की थी।
विजय प्राप्त की थी। इसी के साथ साथ हमने चर्चा की थी कि आपके जो इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा, और इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हमीरदेव चौहान के बारे में कहा था कि इन्हें 16 युद्धों के विजयों का क्या कहा जाता है, करण कहा जाता है। तो 16 युद्धों के विजयों का करण किसे कहा जाता है, तो आपके हमीरदेव चौहान को कहा जाता है। और हमीरदेव चौहान को 16 युद्धों का विजय किसने कहा है, तो इतिहासकार आपके दशरथ शर्मा ने कहा है। दशरथ शर्मा ने इन्हें क्या कहा है, आपके इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इतिहासकार दशरथ शर्मा ने हमीरदेव चौहान को, किसको, आपके हमीरदेव चौहान को 16 युद्धों का 16 युद्धों के विजय का करण कहा है। 16 युद्धों के विजय का करण कहा है। तो 16 युद्धों के विजय का करण किसे कहा जाता है, तो 16 युद्धों के करण का विजय आपके हमीरदेव चौहान को कहा जाता है। और 16 युद्धों के विजय का आपका करण है वो किसने कहा है, तो आपके इतिहासकार दशरथ शर्मा ने इन्हें कहा है। इसके अलावा इतिहासकार जो गोपीनाथ शर्मा हुए हैं, इन गोपीनाथ शर्मा ने हमीरदेव चौहान को आपके 16 नृप मर्दानी कहा है। क्या कहा है आपका, 16 नृप मर्दानी। तो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें का मतलब आपके हमीरदेव चौहान को इन्हें 16 नृप मर्दानी क्या कहा है आपका, तो याद रखोगे 16 नृप मर्दानी कहा है। गोपीनाथ शर्मा ने इन्हें 16 नृप मर्दानी कहा है। क्या कहा है बच्चों आपके, तो 16 नृप मर्दानी कहा है। 16 नृप मर्दानी किसे कहा जाता है, तो आपके 16 नृप मर्दानी आपके हमीरदेव चौहान को कहा जाता है। और किसने कहा है आपके, तो आपके गोपीनाथ शर्मा ने कहा। जबकि आपके दशरथ शर्मा ने इन्हें क्या कहा, तो 16 युद्धों के विजय का करण कहा है। क्या कहा है आपके, 16 युद्धों के विजय का करण कहा है। इसके बाद में आपकी बात करता हूं, तो आपके हमीर महाकाव्य के जो लेखक है नयनचंद्र सूरी, और नयनचंद्र सूरी इनकी हट प्रसिद्धता के लिए लिखा है। क्या लिखा है आपके हमीर महाकाव्य में नयनचंद्र सूरी ने कहा है। क्या कहा है आपका, तो इन्होंने कहा था सिंह सुवन सत्पुरुष वचन, सिंह सुवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह सुवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी वार। ये आपके हमीर के लिए किसने कहा है, तो ये आपके हमीर चौहान के लिए, हमीरदेव चौहान के लिए आपके नयनचंद्र सूरी ने कहा है। सिंह सुवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी वार। सिंह सुवन का मतलब है कि शेर एक रास्ते से एक बार जिस रास्ते से गुजर जाता है वापस मुड़कर उस रास्ते पर नहीं आता कि क्या पता मेरा कोई शिकारी यहाँ रह गया होगा, क्या पता मेरा कोई शिकार मुझे यहाँ करना हो। शेर एक बार आपका टिप गया ना जिस रास्ते से, वापस उस रास्ते पे मुड़ के नहीं देखता है। सत्पुरुष वचन कि जो आपके महापुरुष होते हैं उनके वचन कभी भी आपके खाली नहीं जाते हैं।
कदली फलत एक बार, केले के पेड़ पे एक जगह पे एक ही बार आपका फल लगता है। तिरिया तेल हमीर हट, तिरिया तेल कि लड़कियों के विवाह के समय उन्हें सिर्फ एक बार ही तेल चढ़ाया जाता है। हमीर हट चढ़े न दूजी बार, और अगर एक बार हमीर ने हट पकड़ ली ना तो फिर उस हट से वो हटने वाला नहीं है। इसीलिए हमीर देव चौहान के लिए आपके नयन चंद्र सूर्य ने कहा है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। क्योंकि हमीर देव चौहान अपनी हट प्रसिद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने हट कर ली कि कोई मेरी शरण में आ गया है, तो अब वो आपकी हट पकड़ने के बाद वापस उसको देते नहीं थे कि ये शरणार्थी मेरे शरण में आ गया तो देखा जाएगा जो कुछ होगा, लेकिन इस शरणार्थी की रक्षा करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमीर देव चौहान को शरणागत रक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? शरणागत रक्षक। एक बात ये भी लिखो, हमीर देव चौहान को, हमीर देव चौहान को शरणागत रक्षक कहा जाता है। शरणागत रक्षक कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है। इसके अलावा हमीर देव चौहान के बारे में हमारे पास सोर्स क्या क्या है, कौन कौन से स्रोतों से हमें हमीर देव चौहान के बारे में आपकी जानकारी मिलती है, तो उन सोर्सों का हमें पता होना चाहिए कि किस किस ग्रंथ में या किस किस आपके सोर्स के माध्यम से हमें हमीर देव चौहान के इतिहास के बारे में आपकी जानकारी मिलती है। तो अगली हेडिंग लगाओ आप, हमीर देव चौहान के स्रोत, हमीर देव चौहान के स्रोत। हमीर देव चौहान के स्रोत, हमीर देव चौहान के स्रोत कौन कौन से? जब आपके हमीर देव चौहान के स्रोतों की बात की जाएगी ना, तो आपको 5-7 ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। उन 5-7 ग्रंथों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस ग्रंथ में हमीर देव चौहान की जानकारी मिलती है और इस ग्रंथ का राइटर आपका ये है। जैसे एक नंबर में आपकी बात करता हूं, तो अभी हमने आपकी बात की हमीर महाकाव्य, किसके? आपके हमीर महाकाव्य। और हमीर महाकाव्य के राइटर है आपके नयन चंद्र सूरी। कौन? आपके नयन चंद्र सूरी। इसके अलावा आपके हमीर महाकाव्य हो गया। हमीर महाकाव्य के अलावा आप देखते हो तो हमीर रासो, कौन सा आपका? हमीर रासो, हमीर रासो। हमीर रासो कौन सा? तो जोधराज वाला। और एक हमीर रासो और है जो सारंगधर का है। दोनों में हमें आपके हमीर देव चौहान की जानकारी मिलती है, हमीर रासो, सारंगधर। तो हमीर महाकाव्य आपके नयनचंद्र सूरी का हो गया। इसके अलावा आपके हमीर रासो किसका हो गया? तो हमीर रासो आपके सारंगधर का हो गया। इसके अलावा आपके हमीर रासो किसका हो गया? तो जोधराज का हो गया। इन सभी के बारे में हमें आपका अध्ययन होना चाहिए। 1 मिनट चालू रखना बच्चों। तो आपको याद रखना है, हमीर महाकाव्य किसका? आपके नयनचंद्र सूरी का। हमीर रासो आपके जोधराज का। और आपके हमीर रासो एक आपका सारंगधर का। इसके अलावा हमीर मदमर्दन है, हमीरायण है, हमीर बंदन है। 3-4 ग्रंथ और है आपके। चौथा जैसे मैं बात करूं आपके हमीरायण। इसके अलावा आपके हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन। हमीरायण की बात करें तो हमीरायण है आपके भंडाऊ व्यास का। किसका? आपके भंडाऊ व्यास का। हमीर मदमर्दन है आपके जयसिंह सूरी का, जयसिंह सूरी का। इसके अलावा हमीर बंदन, हमीर बंदन की हम बात करें तो हमीर बंदन है आपके अमृत कैलाश का। किसका? आपके अमृत कैलाश का। तो
तो सारे के सारे ग्रंथ है ना हमीर के नाम पर है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी। कौन कौन सा आपका हमीर महाकाव्य किसका है, तो नयनचंद्र सूरी का। हमीर महाकाव्य किसका है, आपके नयनचंद्र सूरी का। हमीर रासो किसका है, आपके जोधराज का। किसका है, आपके जोधराज का। इसके अलावा आपके हमीर रासो किसका है, सारंगधर का। हमीरायण किसका है, आपके भंडाऊ व्यास का। हमीर मदमर्दन किसका है, आपके जयसिंह सूरी का। हमीर बंधन किसका है, आपके अमृत कैलाश का। इसके बाद में एक दो ग्रंथों की हम और बात करें तो एक ग्रंथ है आपका, ये कितने हो गए, 6 हो गए। एक ग्रंथ है आपका खजाइन उल फतू। कौन सा आपका, खजाइन उल फतू, जो आपके अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो का है खजाइन उल फतू। इसके अलावा आपका खजाइन उल फतू हो गया जो आपके अमीर खुसरो का है। फतू उस सलातिन नाम का एक ग्रंथ है, जो आपका फतू उस सलातिन, जो आपके इसामी का है। कौन सा आपका, फतू उस सलातिन। फतू उस सलातिन, जो फतू सलातिन है ये आपके इसामी का है। इसमें भी आपका वर्णन मिलता है किसका, आपके तो हमीर देव चौहान का। कहने का मतलब जो मुस्लिम राइटर है उन मुस्लिम राइटरों ने भी आपका उल्लेख किया है किसका, तो आपके हमीर देव चौहान का। इसके अलावा जो आपका तारीख फिरोज शाही है, तारीख जो आपका फिरोज शाही है जो आपके जियाउद्दीन बरनी का है, उसमें भी आपका उल्लेख मिलता है किसका, तो हमीर देव चौहान का। कौन सा, एक ग्रंथ और लिख देता हूं मैं, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, जो तारीख ए फिरोज शाही है, इस तारीख ए फिरोज शाही में भी आपका हमीर देव चौहान का वर्णन है, जो आपके जियाउद्दीन बरनी का है। जियाउद्दीन बरनी का ग्रंथ। इतने सारे ग्रंथों में हमें जानकारी मिलती है किसके, आपके हमीर देव चौहान। कौन कौन से ग्रंथ है, तो आपके हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, हमीर रासो जोधराज, हमीर रासो सारंगधर, हमीरायण भंडाऊ व्यास, हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी, हमीर बंधन आपका अमृत कैलाश, खजैनुल फतू अमीर खुसरो का, फतू सलातिन आपके इसामी का, तारीख फिरोज शाही आपके जियाउद्दीन बरनी का। इस प्रकार के ग्रंथों में आपकी जानकारी मिलती है किसके, हमीर देव चौहान। एक दो चीजें और आप हमीर देव चौहान के बारे में याद रखोगे कि एक तो हमीर देव चौहान के गुरु कौन हुआ करते थे, कई बार पूछ लिया गया। तो राघव देव के नाम के जो हमीर देव चौहान के गुरु हुआ करते, हमीर देव चौहान के गुरु, हमीर देव चौहान के गुरु। जब गुरु की बात आएगी तो आप याद रखना इनके गुरु है आपके राघव देव। एक इनका कई बार दरबारी विद्वान पूछा है, तो हमीर देव चौहान का दरबारी विद्वान कौन है, तो हमीर देव चौहान का दरबारी विद्वान माना जाता है आपके विजादित्य नाम का एक बंदा था जो इनके दरबार में रहता था। कौन, आपका विजादित्य। विजादित्य नाम का इनका एक बंदा था जो इनके दरबार में रहता है, जिन्हें दरबारी विद्वान माना गया। तो 2 पॉइंट आप ये भी याद रखना कि हमीर देव चौहान के गुरु कौन है, तो राघव देव, और हमीर देव चौहान के दरबारी विद्वान कौन है, तो आपके विजादित्य। इसके अलावा कहा जाता है कि जब हमीर देव चौहान आपका शासक बनता है तो शासक बनने के बाद वो आपका दिग्विजय की नीति अपनाता है। कौन सी नीति अपनाता है, दिग्विजय की। और दिग्विजय की नीति को अपना के अपने आसपास के जो क्षेत्र थे उन्हें आपका जीतना प्रारंभ कर, जैसे आपके अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन सारे के सारे क्षेत्रों में हमीर देव चौहान ने अपनी विजय प्राप्त करना, अपने विजय का फतह है वो लहराना प्रारंभ किया। जैसे माना जाता है कि जैसे आपका मेवाड़ है, मेवाड़ में वो आपका समर सिंह को पराजित करता है। इसके अलावा आबू में आपके प्रताप सिंह को पराजित करता है। धारा का जो राजा भोज परमार हुआ करता था उसे पराजित करता है, और भीमरस के अर्जुन देव को पराजित करता है। कि दिग्विजय की नीति अपनाई, और दिग्विजय की नीति के तहत वो अपने आसपास के क्षेत्रों को विजित करता है। विजित करके अपना विजय झंडा है, जो अपनी विजय पताका है, वो चारों तरफ आपका फहराता है। जैसे मेवाड़ का शासक हो, जो मेवाड़ का शासक था समर सिंह, उसको पराजित करता है।
इसके अलावा आबू का जो प्रताप सिंह है उसे पराजित करता है, जो धार नगरी का राजा भोज परमार है उन्हें पराजित करता है, और भीमरस के अर्जुन देव को भी क्या करता है, आपका पराजित करता है। तो ये किस नीति के तहत करता है, तो दिग्विजय नीति के तहत करता है। तो पूछ लिया जाए कि हमीरदेव चौहान ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो हमीरदेव चौहान ने आपकी दिग्विजय की नीति अपनाई थी शासक बनने के। तो लिखोगे आप हमीरदेव चौहान की दिग्विजय नीति। हमीरदेव चौहान की दिग्विजय नीति। दिग्विजय नीति, हमीरदेव चौहान की दिग्विजय नीति। दिग्विजय नीति के तहत वो किस किस को हरा रहा है, तो आपके मेवाड़ का कौन सा शासक है, तो मेवाड़ के समर सिंह को, मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया। मेवाड़ के किस शासक को पराजित कर रहा है, आपके समर सिंह। मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया। इसके अलावा आपके आबू के प्रताप सिंह को, आबू के प्रताप सिंह को पराजित किया। इसके अलावा आपके आबू के प्रताप सिंह को पराजित करने के बाद धारा नगरी के भोज परमार को, धारा नगरी के भोज परमार को, धारा नगरी के भोज परमार को भी पराजित किया। इसके साथ साथ आपके भीमरस जो यूपी में पड़ता है आपका इस वर्तमान में, भीमरस के अर्जुन देव को पराजित किया। अर्जुन देव को पराजित किया। इस प्रकार से आपके हमीरदेव चौहान ने अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लिया था, अपने आसपास के सभी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई। और जब वो दिग्विजय नीति अपनाता है और दिग्विजय नीति को अपना के अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया था, जीतने के बाद वो आपका कोट्याजन यज्ञ करता है। कौन सा यज्ञ करता है, आपका कोट्याजन, जिसका पुरोहित आपका विश्वरूप था। तो हमीरदेव चौहान द्वारा कौन सा यज्ञ किया गया था, तो हमीरदेव चौहान के द्वारा आपका कोट्याजन यज्ञ किया गया। तो लिखोगे आप हमीरदेव चौहान द्वारा, हमीरदेव चौहान द्वारा कोट्याजन, हमीरदेव चौहान द्वारा कोट्याजन यज्ञ किया गया, यज्ञ किया गया। जिसका पुरोहित विश्वरूप था। अब विश्वरूप था। अब इस प्रकार का कार्य आपका हमीरदेव चौहान कर रहा है। तो हमीरदेव चौहान के समकालीन उस समय दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था आपके जलालुद्दीन खिलजी। और सबसे पहले आपके दिल्ली की तरफ से आपके जलालुद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य संघर्ष। जलालुद्दीन खिलजी आपका 1290 ईस्वी के आसपास जहाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर। कहा जाता है कि अगर आपको रणथंबोर का दुर्ग जीतना है ना, तो रणथंबोर का दुर्ग जीतने से पहले आपको जहाइन के दुर्ग पर अधिकार करना। कौन से दुर्ग पर अधिकार करना होगा, आपके जहाइन के दुर्ग पर अधिकार करना। क्योंकि माना जाता है कि रणथंबोर के दुर्ग की चाबी किसे कहा जाता है, तो रणथंबोर के दुर्ग की चाबी कहा जाता है आपके जहाइन के दुर्ग को। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी सबसे पहले 1290 ईस्वी में आपके जहाइन के दुर्ग पर आक्रमण। जब आपका जलालुद्दीन खिलजी जहाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया, तो हमीरदेव चौहान की तरफ से गुरुदास सैनी लड़ने जाता।
और गुरुदास सैनी लड़ता हुआ मारा जाता है और जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है कहां पर आपके, तो जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है आपके जहैन के दुर्ग पर। जब जहैन के दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया तो जलालुद्दीन खिलजी आगे बढ़ने की सोचता है और वो आपके रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करता है और रणथंभौर के दुर्ग के चारों तरफ आपका घेरा डाल देता है। अब रणथंभौर का दुर्ग आपका ऊंचाई पर बना हुआ है, सेना नीचे आपका घेरा डाले बैठी हुई है और लगभग 2 बार आक्रमण करता है 1291 से लेकर 92 तक, लेकिन वो जीत नहीं पाता। कौन सा, आपके रणथंभौर के दुर्ग। उसकी सेना नीचे बैठी है धूप के अंदर, ये राजस्थान की तड़तड़ाती आपकी गर्मी, और उसकी सेना इस गर्मी को झेल नहीं पाती। इसके साथ साथ हमीरदेव चौहान की सेना ऊपर बैठी और ऊपर से पत्थर फेंकती, कभी आपकी और कुछ करती, जिससे आपके जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक धीरे धीरे मरते भी जा रहे। जलालुद्दीन खिलजी को भी समझ में आ गया था कि इस प्रकार से तो काम चलेगा नहीं, और जलालुद्दीन खिलजी अपने सेना नायकों को आदेश देता है कि अपनी सेना को हटाया जाए और वापस दिल्ली चला जाए। तो कोई एक सैनिक बोलियो, क्या जब जलालुद्दीन खिलजी आयो जहीन को दुर्ग जीत के जब यहाँ जोश हुआ का अब की बार पक्का ही रणथंभौर के दुर्ग को जीत ले। जब जीता नहीं गया तो किसी सैनिक ने पूछा, महाराज क्या हुआ सुल्तान, खेतों का रणथंभौर जीत के ही चलाना। अब की बात हुई तो आपके जलालुद्दीन खिलजी अपनी हार को, अपनी पराजिता को, अपने जो कार्य नहीं कर पाए उसको छुपाने के लिए वो कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। कहीं कहीं पर 100 भी लिख दिया जाता है, पर याद रखना जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। कहने का मतलब वो अपना किसी भी प्रकार से जो जीत नहीं पाया उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, और वो कह रहा है कि मैं इस दुर्ग को नहीं जीत पाया कोई बात नहीं, पर मैं अपने सैनिकों का नुकसान नहीं होने देना चाहता। ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, तो मैं अपने सैनिकों का यहाँ पे नुकसान नहीं कर सकता, और इसलिए जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर वापस दिल्ली चला जाता है। लेकिन हमें याद रखना है कि आपके जलालुद्दीन खिलजी ने जहैन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था 1290 ईस्वी में, और इस समय आपके हमीरदेव चौहान की तरफ से गुरुदास सैनी था, वो लड़ता हुआ मारा गया। लेकिन जब आपका जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करता है तो रणथंभौर के दुर्ग को जीत नहीं पाता। कौन, आपका जलालुद्दीन खिलजी। तो आप लिखोगे जलालुद्दीन खिलजी व हमीरदेव चौहान। जलालुद्दीन खिलजी व जलालुद्दीन खिलजी व हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान, जलालुद्दीन खिलजी व हमीरदेव चौहान। जलालुद्दीन खिलजी व आपका हमीरदेव चौहान। अब इनके मध्य में क्या रहता है तो देखो आप, जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में, जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में जहैन दुर्ग पर, जहैन दुर्ग पर आक्रमण करता है, आक्रमण करता है, जिसमें हमीरदेव चौहान का सेना नायक, हमीरदेव चौहान का सेना नायक, हमीरदेव चौहान का सेना नायक हमीरदेव चौहान का सेना नायक गुरुदास सैनी। कौन, आपका गुरुदास सैनी, गुरुदास सैनी लड़ता हुआ मारा गया। लड़ता हुआ मारा गया। वह जहीन दुर्ग पर, वह जहीन दुर्ग पर, वह जहीन दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। जहीन दुर्ग पर
जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अधिकार हो गया। इतनी बातें आपको याद रखनी है जहाइन दुर्ग के बारे में कि जहाइन दुर्ग पर आक्रमण किसने किया था। तो जहाइन दुर्ग पर आक्रमण सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की तरफ से हमीरदेव चौहान के समकालीन आपके जलालुद्दीन खिलजी करता है। जब जलालुद्दीन खिलजी ने जहाइन दुर्ग पर आक्रमण किया तो हमीरदेव चौहान की तरफ से लड़ने कौन गया था। तो हमीरदेव चौहान की तरफ से हमीरदेव चौहान का सेना नायक गुरुदास सैनी जाता है और गुरुदास सैनी इस संघर्ष में आपका लड़ता हुआ मारा जाता है और 1290 ईस्वी में जहाइन के दुर्ग पर आपका जलालुद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। जब जलालुद्दीन खिलजी का जहाइन के दुर्ग पर अधिकार हुआ ना तो उसके बाद में आपका जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण 1291-92 में वो आपका 2 बार आक्रमण करता है लेकिन दोनों ही बार विफल हो जाता है। कौन आपका जलालुद्दीन। पहले जब जलालुद्दीन खिलजी आक्रमण किया रणथंबोर के दुर्ग पर जीत नहीं पाया, सेना लेके वापस पीछे हट गया। लेकिन अगली बार वो अपनी सेना के अंदर मनोबल भर के लाया कि अब की बार तो हम रणथंबोर को जीत कर ही आएंगे, कुछ भी हो जाए अब की बार तो हम रणथंबोर पे विजय पताका फहरा के ही आएंगे। चारों तरफ से मैंने जिस प्रकार आपको बताया घेरा डाला जाता है, कुछ दिन घेरा रहता है लेकिन इस राजस्थान की गर्मी को सहन नहीं कर पाया कौन आपका जलालुद्दीन खिलजी की सेना। और राजस्थान की गर्मी को सहन कर भी कैसे पाए, राजस्थान में भाई आपके वीर योद्धा जन्मे हैं, ऐसे थोड़ी राजपूताना कहलाया है। हमारे राजपूत योद्धाओं ने अपने खून से सिंचा इस धरती को, तब जाके राजस्थान कहलाया है। तो जब आपका जलालुद्दीन खिलजी दूसरी बार भी जीत नहीं पाता है और धीरे धीरे जलालुद्दीन खिलजी की सेना का नुकसान हो रहा था, प्रत्येक दिन आपके कुछ सेना के सैनिक मरते जा रहे थे क्योंकि वो आपका दुर्ग का घेरा डाल रखा है, नीचे की साइड पर बैठे हैं और हमीरदेव चौहान अपने दुर्ग में ऊपर बैठा है, गेट बंद है और ऊपर से हमला चालू है। कभी पत्थर फेंक दिया जाता है, कभी गर्म पानी डाल दिया जाता है, किसी भी प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी को नुकसान पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश की जा रही है और जलालुद्दीन खिलजी को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। ये कंडीशन जब जलालुद्दीन खिलजी देखता है और उसको समझ में आ गया था कि भाई की हो जा पार कौन पड़ा, किंग्स आ गए हमीरदेव चौहान। अगर इसी प्रकार में बैठा रहा और हमीरदेव चौहान ऊपर से हमला करता रहा तो मेरी सेना धीरे धीरे खत्म हो जाए। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सेना नायकों को आदेश दिया था कि अपने तंबू और जो तंदूरे है उनको सामो, वापस दिल्ली की तरफ चल। तब मैंने बताया कि किसी सेना नायक ने कहा कि महाराज सुल्तान क्या हुआ, इस बार तो आप पूरा मन बढ़ा के आए थे कि रणथंबोर को जीत कर ही जाएंगे, बिना रणथंबोर को जीते तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, पर अब क्या हुआ। तो जलालुद्दीन खिलजी अपनी मनोबलता को, अपनी पराजिता को, एक प्रकार से पराजिता ही मानो क्योंकि जीत नहीं पाया, तो उसको छुपाने के लिए वो कह देता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमान के दाढ़ी के बाल के भी बराबर नहीं समझता हूं। ऐसे क्या दुर्ग है जहां मेरे सेना का नुकसान हो रहा है तो मेरे लिए दुर्ग मायने नहीं रखता, पर मायने तो बहुत रखता है। आपने घेरा डाले रखा है, आपने जीतने की कोशिश की है पर आप जीत नहीं पाए, इसलिए अपनी हार को छुपाने का प्रयास कर रहे हो और वही प्रयास कर रहा है कौन आपका जलालुद्दीन खिलजी। किसी भी प्रकार से सेना का मनोबल न टूटे इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है कौन आपका जलालुद्दीन खिलजी। तो आप लिखोगे 1291-92 में जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग पर रणथंबोर दुर्ग पर 2 बार आक्रमण करता है, 2 बार आक्रमण करता है, किंतु दोनों बार असफल रहा। किंतु दोनों बार क्या रहा आपका, दोनों बार असफल रहा। दोनों बार असफल हो रहा है कौन आपका जलालुद्दीन खिलजी, दोनों बार असफल रहा। जलालुद्दीन खिलजी का कथन, जलालुद्दीन खिलजी का कथन क्या है आपका, तो जलालुद्दीन खिलजी का कथन है आपका,
जलालुद्दीन खिलजी का कथन। और जलालुद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है आपके, तो कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को, कहीं कहीं पर 100 मिल सकता है, मैं फिर से बता रहा हूं, ऐसे 10 दुर्गों को, ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमान के, एक मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं, दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं, नहीं समझता हूं कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमान के एक दाढ़ी के बाल के भी बराबर नहीं समझता हूं। ये कौन कह रहा है, तो ये आपका जलालुद्दीन खिलजी कह रहा है। दोस्तों इस कथन को याद रखना, इस कथन को बार बार पूछा गया है एग्जामों में और भविष्य में भी आपका पूछा जाएगा। दो तरीके से सवाल बनेंगे। पहला तो ये बनेगा कि जलालुद्दीन खिलजी ने, कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं, ये किस दुर्ग के लिए कहा है, तो ये किस दुर्ग के लिए कहा है, तो आपके ये रणथंभौर के दुर्ग के लिए कहा है। या फिर एग्जामिनर सवाल घुमाएगा तो ऐसे घुमा देगा कि रणथंभौर दुर्ग के लिए मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता, ये कथन किसका है, तो कथन किसका हो जाएगा, आपके जलालुद्दीन खिलजी का। आपको तो बस इतना माइंड में क्लियर रखना है कि जब जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को जीत नहीं पाया तब कुछ ऐसी बातें कह दी थी। और बातें क्या कही कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को अपने एक मुसलमान के दाढ़ी के बाल के भी बराबर नहीं समझता हूं। ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था किसने, आपके जलालुद्दीन खिलजी को। और ऐसा कहकर अपनी सेना को पीछे हटा लेता है और सेना को पीछे हटा के वापस दिल्ली की तरफ क्या हो जाता है, आपका रवाना हो जाता है। तो ये जो आपका संघर्ष था, ये संघर्ष रहता है किन किन के मध्य, तो आपके जलालुद्दीन खिलजी और आपके हमीरदेव चौहान के मध्य। इसके बाद में जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है उसका ही भतीजा या उसका ही दामाद आपका अलाउद्दीन खिलजी। पर उससे पहले आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण क्यों किया। जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण इसलिए करता है क्योंकि जब आपका हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी और दिग्विजय की नीति को अपना के चारों तरफ अपने क्षेत्र को जीत रहा था, धीरे धीरे हमीरदेव चौहान का साम्राज्य बढ़ रहा है और हमीरदेव चौहान की शक्तियों में क्या हो रहा है, आपका विस्तार हो रहा है। और जो आपका राजस्थान है वो दिल्ली के ठीक नाक के नीचे है और कोई भी सुल्तान दिल्ली का नहीं चाहेगा कि उसकी नाक के नीचे कोई भी राजा इतना शक्तिशाली हो कि कहीं पर वो दिल्ली पर आक्रमण। इसलिए हमीरदेव चौहान दिल्ली पर आक्रमण करे, इससे अच्छा है कि मैं ही पहले दिल्ली आपके हमीरदेव चौहान पर आक्रमण कर। इसलिए हमीरदेव चौहान की बढ़ती हुई शक्तियों को देखकर आपके जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, कहां पर, आपके तो रणथंभौर के दुर्ग पर वो आपका असफल हो जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीजा कह सकते हो आप, दामाद कह सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके आपके दिल्ली का सुल्तान बनता है। जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बनेगा तो अलाउद्दीन खिलजी भी आक्रमण करेगा आपका कहां पर, रणथंभौर के दुर्ग। तो आगे हमें आपका हमीरदेव चौहान का संघर्ष पढ़ना है, किसके साथ, आपके तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ। तो आगे आप हेडिंग लगाओगे हमीरदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी। हमीरदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी, इनके मध्य कैसा संघर्ष होगा, किस प्रकार संघर्ष होगा, क्या संघर्ष के कारण रहेंगे, एक एक बात करेंगे हम आपकी। पर उससे पहले अभी हम एक बार आपका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि लंबी क्लास होती जा रही है,
एक बार आपको पीछे मैं रिवाइज करवा देता हूं कि हमीरदेव चौहान के बारे में हमने क्या पढ़ा है, इसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के साथ संघर्ष करवाएंगे। तो हमने पढ़ा कि हमीरदेव चौहान का शासनकाल आपका 1282 से 1301 ईस्वी तक। जब भी रणथंभौर के चौहानों में सबसे शक्तिशाली शासक की बात आएगी तो सबसे शक्तिशाली शासक कौन है आपका, हमीरदेव चौहान। इतिहास में हमीरदेव चौहान को किस नाम से जाना जाता है, तो इतिहास में हमीरदेव चौहान को हठी राजा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हमने आपके हमीरदेव चौहान के कुछ परिचय के बारे में बात की थी कि हमीरदेव चौहान के पिता कौन है, तो जेतर सिंह, माता कौन है, तो हीरा दे, पत्नी कौन है, तो रंग दे, पुत्री कौन है, तो देवल दे। इसके बाद में हमीरदेव चौहान के घोड़े का क्या नाम है, तो हमीरदेव चौहान के घोड़े का नाम है बादल। हमने देखा कि हमीरदेव चौहान ने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े थे, तो अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े थे। और उन 17 युद्धों में कितने युद्धों पे विजय प्राप्त की थी, तो आपके 16 युद्धों में आपके हमीरदेव चौहान ने विजय प्राप्त की। इसीलिए आगे जाके एक इतिहासकार हुए आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने हमीरदेव चौहान को क्या कहा था, तो 16 युद्धों के विजयों का कारण, कि 16 युद्धों के विजय का कारण कौन है आपका, हमीरदेव चौहान। क्यों, क्योंकि हमने अभी देखा कि जीवन काल में कुल युद्ध कितने लड़े, 17, और उनमें से विजय कितनों पे प्राप्त किया, आपके 16 में। इसीलिए इतिहासकार दशरथ शर्मा इन्हें क्या कह रहे हैं, 16 युद्धों के विजय का कारण कह रहे हैं। दूसरे इतिहासकार की हमने बात की आपके गोपीनाथ शर्मा की, और गोपीनाथ शर्मा भी इन्हें आपका क्या कहता है, तो 16 नृप मर्दानी कहा है। क्या कहा भाई, आपके 16 नृप मर्दानी। तो 16 नृप मर्दानी भी किसे कहा जाता है, तो हमीरदेव चौहान को कहा जाता है। और 16 नृप मर्दानी किसने कहा है हमीरदेव चौहान को, तो आपके गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। इसके बाद में एक ग्रंथ है आपका हमीर महाकाव्य, और हमीर महाकाव्य के राइटर है आपके नयनचंद्र सूरी। और हमीर महाकाव्य में नयनचंद्र सूरी ने हमीर की हठ प्रसिद्धता के लिए एक दोहा कहा है। और वो दोहा क्या है आपका, तो वो दोहा है आपका कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये किसने कहा, तो ये नयनचंद्र सूरी ने कहा है। कौन से ग्रंथ में कहा, तो हमीर महाकाव्य में कहा। ये दोहा किसके लिए कहा गया है, किसके हठ प्रसिद्धता के लिए कहा गया है, तो आप देखो नाम आ रहा है किसका, आपके हमीर का। तो हमीरदेव चौहान के लिए कहा गया कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी वार। इसके साथ साथ आपको याद रखना था कि हमीरदेव चौहान को क्या कहा जाता है, तो हमीरदेव चौहान को शरणागत रक्षक कहा जाता है, कि जो एक बार हमीर की शरण में आ गया तो फिर उसको किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि हमीर है वो शरणागत के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले शासकों में से एक माना जाता है। कैसे न्योछावर करेगा वो अभी हम देखेंगे, पर एक बार आप माइंड में रखो कि हमीर को शरणागत रक्षक कहा जाता है, क्योंकि हमीर शरणागत के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाले शासकों में से एक शासक आपका माना जाता है। जो सर्वोपरि स्थान है वो हमीरदेव चौहान को दिया जाता है। इसके बाद में हमीरदेव चौहान के स्रोत क्या क्या है, वो कौन कौन से ग्रंथ या कौन कौन सी रचना है जिसमें हमें आपके हमीरदेव चौहान के बारे में आपकी जानकारी मिलती है। तो जैसे हमीर महाकाव्य किसका ग्रंथ है, आपके नयनचंद्र सूरी का। हमीर रासो आपके जोधराज का। हमीर रासो आपके सारंगधर का। एक 13वीं शताब्दी का है और एक आपके 18वीं शताब्दी का। इसके अलावा आपका हमीरायण, हमीरायण के रचनाकार कौन है, आपके भंडाऊ व्यास। हमीर मदमर्दन, हमीर मदमर्दन के रचयिता कौन है, आपके जयसिंह सूरी। हमीर बंदन, हमीर बंदन के रचयिता कौन है, आपके अमृत कैलाश। कौन सा ग्रंथ बताया मैंने आपको, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, हमीर रासो, हमीरायण, हमीर मदमर्दन और आपका हमीर बंदन। इसके अलावा एक ग्रंथ और लिख लेना, हमीर के नाम से ही है आपका हमीर हट। कौन सा आपका, हमीर हट। और ये जो हमीर हट है ये आपके चंद्रशेखर का, और एक चंद्रशेखर का हमने ग्रंथ पीछे भी पढ़ा था सुरजन चरित्र, और एक ग्रंथ है आपका हमीर से संबंधित आपका हमीर हट। इसके अलावा एक ग्रंथ है आपका खजाइनुल फतू जो अमीर खुसरो का है, इसमें हमीर का वर्णन है। एक है आपका फतू उस सलातिन जो आपके ईसामी का है,
और एक है तारीख ए फिरोज शाही जो आपके जियाउद्दीन बरनी का है। इन सभी 9-10 ग्रंथों में आपके जानकारी मिल रही है किसके, तो हमीरदेव चौहान के बारे में। इसके बाद में कि हमीरदेव चौहान के गुरु का क्या नाम है, तो याद रखोगे राघव देव इनके गुरु का नाम हुआ करता। हमीरदेव चौहान के दरबारी विद्वान कौन है, तो जब दरबारी विद्वान की बात आएगी तो इनका दरबारी विद्वान है वो है आपके विजयादित्य के नाम से। किस नाम से, आपका विजयादित्य के नाम से इनका क्या माना गया, आपका दरबारी विद्वान माना गया। इसके अलावा जब आपका हमीरदेव चौहान शासक बना तो शासक बनने के बाद उन्होंने कौन सी आपकी नीति को अपनाया था, तो दिग्विजय की नीति को अपनाया था। कौन सी नीति, आपकी दिग्विजय नीति। इसी दिग्विजय नीति के तहत इन्होंने मेवाड़ के किस शासक को हराया, तो मेवाड़ के समर सिंह को पराजित किया। आबू के किसको हराया, तो आबू के प्रताप सिंह को पराजित किया। धार नगरी का शासक कौन था, आपका भोज परमार, और भोज परमार को भी पराजित कर देता है कौन, आपका, तो भोज परमार को आपका पराजित कर देता है कौन, हमीरदेव चौहान। इसके अलावा आपके भीमरस के शासक कौन है, तो भीमरस के शासक है आपके अर्जुन देव, और अर्जुन देव को भी पराजित किया था किसने, आपके हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जब अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत लेता है तो क्षेत्रों को जीतने के बाद एक यज्ञ करता है, और वो यज्ञ कौन सा है, आपका कोटिया जन यज्ञ। कौन सा, आपका कोटिया जन यज्ञ। और कोटिया जन का पुरोहित कौन था, तो आपका विश्वरूप। कौन था, आपका विश्व। इसके बाद जब हमने देखा कि जब हमीरदेव चौहान की शक्तियां धीरे धीरे बढ़ रही है तो दिल्ली सल्तनत का जो शासक है जलालुद्दीन खिलजी, वो हमीरदेव चौहान की बढ़ती हुई शक्तियों से परेशान हुआ, और परेशान होकर रणथंभौर के दुर्ग पर क्या कर देता है, आपका आक्रमण कर। रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण करने से पहले कौन से दुर्ग को जीतना जरूरी है, तो जहाइन दुर्ग को जीतना जरूरी, क्योंकि जहाइन दुर्ग को रणथंभौर के दुर्ग की क्या माना जाता है, तो आपकी कुंजी माना जाता है, चाबी माना जाता है कि रणथंभौर दुर्ग पे विजय पाने से पहले आपको जहाइन के दुर्ग पर अधिकार करना है। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में आपके आक्रमण करता है किस पर, आपके जहाइन के दुर्ग। हमीरदेव चौहान की तरफ से लड़ने जाता है कौन, आपका, तो सेनानायक गुरुदास सैनी, और सेनानायक गुरुदास सैनी इसमें लड़ता हुआ मारा जाता है। जब मारा गया तो जहाइन के दुर्ग पर अधिकार हो गया किसका, आपके जलालुद्दीन खिलजी का। जब जलालुद्दीन खिलजी का जहाइन के दुर्ग पर अधिकार होता है तो वो जहाइन से आगे बढ़ता है रणथंभौर की तरफ, और रणथंभौर के दुर्ग पर वो आपका 2 बार आक्रमण करता है। 1291-92 ईस्वी में रणथंभौर के दुर्ग पे जलालुद्दीन खिलजी ने आपके 2 बार आक्रमण किए, लेकिन दोनों ही बार वो क्या रहता है, आपका असफल रहता है। क्या रहा था, आपके असफल। जब असफल रहा दूसरी बार, तो दूसरी बार उन्होंने एक कथन कहा था। वो कथन क्या था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन किसका है, आपका, तो जलालुद्दीन खिलजी का। ये कथन किस दुर्ग के लिए है, तो ये कथन है आपका रणथंभौर दुर्ग के लिए। इसके बाद में हमने देखा कि जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसका ही भतीजा, उसका ही दामाद अलाउद्दीन खिलजी कर देता है, और अलाउद्दीन खिलजी आपका उसकी हत्या करके दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, और सुल्तान बनने के बाद आपके रणथंभौर के दुर्ग पर आक्रमण कर, उन आक्रमण के क्या क्या कारण रहे, आक्रमण किस प्रकार से होगा, क्या आपका हमीरदेव चौहान कैसे अलाउद्दीन खिलजी का सामना करता है, ये सारी की सारी बातें हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत साथियों।